बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन कोई 7 साल के बाद पनामा स्कैंडल जो कि अप्रैल 2016 में अनर्थ हुआ, जिसमें दुनिया भर की नामवर शख्सियात, जिसमें वज़ीर आज़म भी थे, साबिक़ वज़ीर आज़म भी थे, मिनिस्टर भी थे, कारोबारी शख्सियात भी थीं, गैर कारोबारी शख्सियात भी थीं, गैर सियासी शख्सियात भी थीं, जिनसे मुतल्लिक उस पनामा स्कैंडल में ये बताया गया कि उन्होंने किस तरीके से अपनी ऑफशोर कंपनियां बना रखी हैं और उन ऑफशोर कंपनियां में जो उनकी पैसा है उस पैसे को छुपा रखा है। ये नाज़रीन, जब स्कैंडल पनामा का अप्रैल ग़ालिबन 6 या 7 2016 को मंजर आम पे आया, तो इसमें दूर दूर तक उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे नवाज शरीफ, उनका नाम नहीं था। हाँ, अलबत्ता उनके जो बेटे हैं हुसैन नवाज़, उनका नाम था कि उन्होंने 2 ऑफशोर कंपनियाँ बना रखी हैं और उन ऑफशोर कंपनियों के नीचे जो है वो 4 फ्लैट जो है वो ख़रीदे गए हैं। तो ये उस पनामा स्कैंडल में चीज़ें अनर्थ हुई। तो उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि इस स्कैंडल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें जो है वो दायर करने का सिलसिला शुरू हुआ। अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी लार्जर बेंच बना था, जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा कर रहे थे, उस बेंच ने मुतफ़िका तौर पर थोड़ा सा इख्तलाफ भी था, लेकिन नवाज शरीफ को उस पनामा के स्कैंडल की बुनियाद के ऊपर जो है वो नाअहल करार दे दिया। और ये इमरान खान साहब की पहली दरख्वास्त नहीं थी, बल्कि तीसरी दरख्वास्त थी। पहली दरख्वास्त नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में आई थी, वो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 6 और 7 अप्रैल को ये जो स्कैंडल था दुनिया भर के अखबारात में यह मंजर आम पे आया। और फिर 13 अप्रैल 2016 को एडवोकेट तारिक असद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली दरख्वास्त दायर की। 2016 और 17 में तारिक असद की दरख्वास्त के ऊपर नाज़रीन को 24 समातें हुई और फिर 7 साल तक ये मुकदमा था, ये नाज़रीन ज़ेर इल्तवा पड़ रहा। आज जब अदालत में यह केस टेकअप किया गया तारिक असद साहब का पनामा स्कैंडल के हवाले से, तो अदालत को जमात इस्लामी के वकील ने बताया कि तारिक असद साहब जो हैं वो वफ़ात पा गए हैं। तो अदालत ने उनका जो मुकदमा था तारिक असद साहब का, उस पर कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी थी, कुछ रिमार्क्स भी दिए, लेकिन अल्टीमेटली अदालत ने कहा कि इस केस को हम खारिज कर देते हैं। दूसरी नाज़रीन दरख्वास्त पनामा के स्कैंडल के ख़िलाफ़ आई थी, वो 29 अप्रैल 2016 को वतन पार्टी की जानिब से दायर की गई थी। लेकिन ये जो वतन पार्टी की दरख्वास्त थी, इसमें जो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे थे, जो जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट से मांग रही थी, उससे एडवर्स इस्तदा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की गई थी। तो ये जो दरख्वास्त थी वतन पार्टी की, इसे भी 2016 में जो है वो ऑब्जर्वेशन के साथ डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। तीसरी दरख्वास्त नाज़रीन थी जमात इस्लामी की, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 28/2016 लगाया गया था। और चौथी दरख्वास्त इमरान खान साहब की थी, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 29/2016 का नंबर लगाया गया। और जो शेख रशीद साहब थे, उनकी दरख्वास्त को कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 23/2016 का नंबर ग्रांट किया गया था। अब इसमें जो नाज़रीन जमात इस्लामी की दरख्वास्त थी वो डी लिंक कर दी गई। जमात इस्लामी को जो जज साहबान ने कहा, ख़ास तौर पे आसिफ सईद खोसा साहब ने, कि ये तो आप 436 लोगों की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं जिनका पनामा स्कैंडल में नाम आया है, जो पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां बना रखी हैं, तो 436 लोगों की तो हम तफ्तीश या तहकीक नहीं कर सकते, तो आप इसे नवाज शरीफ तक महदूद कर दें, शरीफ ख़ानदान तक महदूद कर दें। तो उस वक्त जो सिराजुल हक साहब थे वो अदालत के साथ एग्री कर गए, क्योंकि मोस्टली जो लोग पटिशन लेके आए थे उनका उस वक्त बज़ाहिर प्राइमा फेसाई जो मतमा नज़र था, जो मकसद था, वो यही था कि किस तरीके से नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाया जाए, नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ करवाया जाए, ताकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएँ और वज़ारत उस्मा से हाथ धो बैठें। तो जमात इस्लामी साहब के जो अमीर थे सिराजुल हक साहब, वो इस बात पर एग्री कर गए और फिर उनकी दरख्वास्त को उस पनामा की दरख्वास्तों के साथ, जो कि इमरान खान साहब की थी, जो कि शेख रशीद साहब की थी, उस दरख्वास्तों के साथ जो है वो डी लिंक कर दिया गया, यानी उस केस को अलग कर दिया गया। और फिर अल्टीमेटली जब इमरान खान साहब की दरख्वास्तों पे समाअत हुई और फिर शेख रशीद की दरख्वास्तों पे समाअत हुई, तो नवाज शरीफ को पनामा में की बजाय जो है वो अकामा की बुनियाद के ऊपर और फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद फिर नाज़रीन एक बयानिया बना कि जो पनामा था वो तो दरअसल बहाना था और मकसद जो है वो नवाज शरीफ को जो है वो डिस्क्वालीफाई करना था, उसको टारगेट करना था। तो आज 7 साल के बाद जो दरख्वास्त जमात इस्लामी की डी लिंक की गई थी, उस पर समाअत हुई, तारिक असद की दरख्वास्त पे समाअत हुई, उस दरख्वास्त को तो खारिज कर दिया गया। लेकिन जब जमात इस्लामी की दरख्वास्त पे समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ, तो आज जैसे तारिक मसूद साहब ने क्यों सरजनिश की है जमात इस्लामी के वकील की, क्यों उन पर भरमी का इजहार किया और उनके रिमार्क्स क्या थे और उससे तासुर क्यों मिलता है कि आज सुप्रीम कोर्ट जिसने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी या उनके रिमार्क से तासुर मिल रहा था कि पनामा दरअसल बहाना था और टारगेट जो है वो शरीफ ख़ानदान को किया गया, नवाज शरीफ को किया गया, नवाज शरीफ की फैमिली को किया गया। तो ये सारी जो अदालती कार्रवाई का अहवाल है अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि ये इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया देना कि इमरान खान की ज़मानत मनसूख भी करेंगे और इमरान खान को यहाँ से जेल भेजेंगे,
ये क्या मामला है, क्या मुकदमा है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि एक लेटर लिखा गया है जस्टिस चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को और जस्टिस काजी फैसल साहब को। ये लेटर नाज़रीन सदर ने लिखा है। अब ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ अगले वीलॉग में हम बात करेंगे। बड़ी अहम खबर है, बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया है इस खत में जो कि चीफ जस्टिस और काजी फैसल साहब को लिखा गया है। अब आ जाते हैं अदालती कार्रवाई के अहवाल पर, लेकिन उस पर डिटेल शेयर करने से पहले अदालत ने नाज़रीन जो सवालात जमात इस्लामी के वकील के सामने रखे हैं और उनसे जवाब तलब किया है, वो सवाल आपको बता देते हैं। एक तो अदालत ने कहा कि जो आर्टिकल 184(3) का मुकदमा है, एक तो अब इस अख्तियार को एक्सरसाइज करने का जो नज़रिया है अब मुख्तलिफ हो चुका है, और आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरख्वास्त काबिल समात भी है या नहीं है, इस पर भी सवालात हैं। वो सवालात नाज़रीन क्या हैं, वो सवालात हम भी कई मरतबा अपने वीलॉग में उठा चुके हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑफिस ने उन दरख्वास्तों पर एतराज़ात लगाए थे तो फिर 3 नवंबर 2016 को इन दरख्वास्तों को काबिल समात कैसे करार दिया गया। ये बड़ा अहम सवाल है। आज अदालत ने उसका जिक्र किया है कि 3 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट में जो पनामा स्कैंडल की दरख्वास्तें आई थीं उनको काबिल समात करार दिया था। अब वो काबिल समात करार देने से पहले जो सवाल है कि क्या जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने उन दरख्वास्तों पर एतराज़ात लगाए थे क्या उनको टेकअप किया गया, उस पर आर्गूमेंट मांगे गए जिनकी दरख्वास्तें थीं, वे आपने उन एतराज़ात के खिलाफ जो अपीलें दायर की हैं उस पर आप क्या कहते हैं, क्या उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये चीज़ मौजूद नहीं है। और नाज़रीन बज़ाप्रमा पेशा ये लगता है कि अगर ये मामला चला, क्योंकि आज इस केस की समाअत को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है, अगर ये मामला चला तो क्या जो पनामा का नवाज शरीफ की नाअहली का फ़ैसला है क्या वो रिविज़िट हो सकता है? रिविज़िट हो सकता है तो कैसे हो सकता है, ये भी एक अलग से वीलॉग है, फिर अगले उसमें बात करेंगे, क्योंकि आज आप दोस्त खुद ही एतराज़ उठाते हैं कि वीलॉग लंबा नहीं होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 13 से 14 मिनट में जो आज का मुद्दा है वो आज हम ख़त्म करें और फिर जो हमने सवालात उठाए हैं इस पर अगले वीलॉग में बात करेंगे। सवाल नाज़रीन यह उठाया गया कि 436 अफराद की तहकीकात के लिए GIT बनाने पर जमात इस्लामी जवाब दे, और दूसरा सवाल कि जमात इस्लामी बताया कि पनामा पेपर के खिलाफ NAB, FIA, एंटी करप्शन और मुतलका जो दीगर इदारे हैं उनसे जमात इस्लामी ने रजू क्यों नहीं किया। तीसरा सवाल, क्या इदारों की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट इस स्कैंडल की तहकीकात करवा सकती है। ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है। आपको पता है कि इदारे मौजूद थे लेकिन नवाज शरीफ के लिए तहकीकात कराने के लिए GIT बनाई गई थी। इस सवाल का जवाब बड़ा अहम होगा जो कि जमात इस्लामी का वकील देगा। चौथा सवाल, इदारों की मौजूदगी में क्या कमीशन और GIT बना दी तो इदारे कैसे काम करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पनामा के स्कैंडल में नवाज शरीफ के खिलाफ GIT बनाई, तो आज वही अदालत ये सवाल पूछ रही है जमात इस्लामी के वकील से कि अगर ये इदारे मौजूद हैं, NAB मौजूद है, FIA मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, CCP मौजूद है, स्टेट बैंक मौजूद है, इनकी मौजूदगी में अगर हम GIT बना देते हैं तो क्या उन इदारों के जो हकूक़ हैं, उनको जो मैंडेट दिया गया है, क्या उसकी खिलाफ वर्जी ना होगी। अगला सवाल, अदालत क्या जिन 436 लोगों का नाम जो है वो पनामा स्कैंडल में आया है उनको सुने बगैर फैसला कर सकती है। और 1 माह तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया और इन सवालों का जवाब जमात इस्लामी के वकील से मांगा गया है। अब आ जाते हैं अदालती कार्रवाई के ऊपर। नाज़रीन जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ हुआ तो जैसे सरदार तारिक मसूद ने पूछा सराजुल हक साहब के वकील से कि आपको अब 436 अफराद में तहकीकात या उनकी इंक्वायरी करवाने में क्या दिलचस्पी है, क्योंकि 7 साल गुजर चुके हैं। जिस पर वकील ने कहा, जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि ये अवामी पैसा था, अवामी दिलचस्पी का मामला है, तो हम इसकी इंक्वायरी कराना चाहते हैं। सरदार तारिक साहब ने कहा कि ये उस वक्त ख्याल क्यों ना आया जब आपका मुकदमा 24 समातों के बाद, यानी 2016 में समातें हुई, 2017 में समातें हुई, 5 रुकनी बेंच था, वो 24 समातें आपकी दरख्वास्तों पे कर चुका था और फिर अचानक से आपका जो मुकदमा है उसको डीअटैच कर दिया गया था, नवाज शरीफ और शेख रशीद की दरख्वास्तों से अलग कर दिया गया था। उस वक्त आपने यह सवाल क्यों नहीं उठाया। और फिर जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा, क्या सिर्फ एक ख़ानदान के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेना मकसूद था या एक ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाना मकसद था। ये बड़ा अहम सवाल था। अब एक ख़ानदान का उन्होंने नाम नहीं लिया, ज़ाहिर सी बात है कि उस वक्त किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, शरीफ ख़ानदान के खिलाफ हुई, बल्कि शरीफ ख़ानदान नहीं, नवाज शरीफ के ख़ानदान के खिलाफ हुई, नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, मरीम नवाज़ के खिलाफ हुई, हसन नवाज़ के खिलाफ हुई, हुसैन नवाज़ के खिलाफ हुई और नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार के खिलाफ हुई। तो आज जज साहब ने कहा कि क्या सिर्फ एक ख़ानदान के खिलाफ जो है मुकदमा चलाना मकसद था। और फिर जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि बिला तफरीक आपको उस मुकदमे की कार्रवाई चलाने की इस्तदा करनी चाहिए थी, आपने अपना मुकदमा क्यों अलग करवा लिया। 5 रुकनी बेंच ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दिया कि आपकी दरख्वास्त को काबिल समात करार दिया गया 3 नवंबर 2016 को। जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 7 साल के बाद आपको ये अवामी मफाद आमा का मामला है, आपको कैसे याद आ गया। जैसे अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा, जो कि 2 रुकनी बेंच के दूसरे मेंबर थे, कि बहुत सी बातें करने को दिल करता है लेकिन नहीं करेंगे। जैसे अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए या जो पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है
जिन ममालिक में जाता है पहले तो वो पैसा अपने मुल्क में पार्क करते रहते हैं, उन्हें पता होता है कि पैसा कैसे उनके मुल्क में आया है, लेकिन वो खामोश रहते हैं। उस पैसे से वो ममालिक जहाँ पे पैसा जाता है फ़ायदा उठाते हैं, और जब उनका फ़ायदा पूरा हो जाता है और फिर वो मालूमात जो है पब्लिक कर देते हैं, उसका भी वो फ़ायदा उठाते हैं। ये जैसे अमीनुद्दीन खान साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए जिस पे केस स्टडी हो सकती है, जिसको समझने की ज़रूरत है कि मगरब में जब हम पैसा लेके जाते हैं, वो पैसे से मगरब के ममालिक, ये जज साहब कह रहे थे कि फ़ायदा भी उठाते हैं और फ़ायदा उठाने के बाद फिर बदनाम भी करते हैं। फिर आगे चल के नज़ीर जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 436 अफराद के ख़िलाफ़ बराह रास्त कार्रवाई, क्या ये इंसाफ होगा? अगर हम आज आपकी दरख्वास्त पे 436 अफराद को नोटिस कर दें, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट समाअत करे, तो क्या ये नेचुरल जस्टिस होगा? जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि कवानीन को 22 पास करके आप सुप्रीम कोर्ट से हुक्म क्यों लेना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट हुक्म क्यों दे? 436 अफराद में कारोबारी लोग भी होंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि वो 436 जो अफराद पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, वो अपना कारोबार जो है दुनिया के दीगर ममालिक में शिफ्ट कर दें? ये नाज़रीन, जज साहब का ये कहना, इससे आप ये निकाल सकते हैं कहीं ये पनामा का स्कैंडल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो नहीं थी कि जो लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं, कारोबार करते हैं, कारोबारी हैं, इस तरीके से उनका पैसा जो है वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाएगा और पाकिस्तान का दिवाले निकल जाएगा। ये जो जज साहब के रिमार्क्स हैं, इसके अंदर से ये एसेंस मिलता है, ये एक तासुर मिलता है कि गालिबन इस जानब भी हमें सोचना चाहिए। जज साहब ने कहा कि ऑफशोर कंपनियाँ बनाना तो कोई जुर्म नहीं, बेहतर था कि आप इदारों से रब्ता करते, इदारे इस बात की तहकीकात करते कि जो ऑफशोर कंपनियाँ बनाई गई हैं, पैसा कैसे बाहर गया है, कैसे बनाई गई हैं। ऑफशोर कंपनियां बनाना जुर्म नहीं, लेकिन बनी कैसे, इसकी तो इदारों ने तहकीकात करनी थी। वकील ने कहा जमात इस्लामी के वकील ने कि हमने तो किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हमने तो किसी को टारगेट नहीं किया। जज साहब ने कहा, सरदार तारिक मसूद साहब ने, उस वक्त तो टारगेट किया गया था ना, क्या उस वक्त आपको एहसास नहीं था? यानी जब मुकदमा आपका अलग कर दिया गया, सिर्फ नवाज शरीफ के मुकदमे में समाअत हुई, क्या आपको उस वक्त एहसास नहीं था? जज साहब ने कहा कि वकील ने कहा, हमारी तो इस्तदा नहीं थी, हमारी तो इस्तदा ये थी कि तमाम लोगों की तहकीकात कराएँ। और सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि दूसरे मुकदमात में तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी लिख दिया, दूसरे मुकदमे में, यानी जो नवाज शरीफ का मुकदमा था, हुसैन का था, हसन का था, इसहाक डार का था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लिख दिया, वो भी लिख दिया जो कहा नहीं गया था। दूसरे मुकदमात में तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी लिख दिया जो लिखा नहीं था, यानी जो उनसे मांगा नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट से। फालतू काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फालतू काम करते हुए नवाज शरीफ को नाम नहीं लिया, नाअहल भी कर दिया। जज साहब ने कहा कि फालतू काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल भी कर दिया। अब उसमें क्या नहीं मांगा गया था, क्या कुछ नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, ये भी फिर अगले व्लॉग में पूरी, क्योंकि एक हिस्ट्री है इस केस के, पनामा के स्कैंडल की पूरा केस स्टडी है कि कैसे आया, कैसे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया गया, तो ये अगले व्लॉग में ये डिटेल भी बताएंगे। आगे नाज़िर सरदार तारिक साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल न करें, GIT बनी थी तो फिर सबका फैसला करना चाहिए था, सबकी तहकीकात उसके पास जानी चाहिए थी। जैसे फिर आगे सरदार तारिक साहब ने कहा कि 10 साल के बाद अगर आपकी पटिशन लगती तो क्या आप 10 साल के बाद भी यही कहते, इदारों को आप बाईपास ना करें, और फिर आपको तो इदारों के पास खुद जाना चाहिए था। जज साहब ने कहा कि आप इदारों के पास जाते, NAB के पास जाते, SCCP के पास जाते, FIA के पास जाते, एंटी करप्शन के पास जाते, उसको बताते भी ये 436 अफराद मुल्क का पैसा लूट के ले गए हैं, लेकिन आप 7 साल तक बैठे रहे, आपने किसी इदारे से अप्रोच नहीं किया। तो जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि हमने अप्रोच किया था, तो जज साहब ने कहा दिखाएं आप कहाँ पे दरख्वास्त लेके गए, तो वहाँ पे बिल्कुल खामोशी छा गई। और फिर जज साहब ने कहा कि पहले तो आप इस बात पे हमें मुतमिन करेंगे कि आप 7 साल तक क्यों बैठे रहे, अब 7 साल के बाद आपकी दरख्वास्त कैसे मफाद आमा में आती है, आप इस पर हम मुतमिन करेंगे। और फिर जब आपका केस डी लिंक कर दिया गया मेन केस से, जिसमें सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ ट्रायल किया गया, उसको टारगेट किया गया, क्योंकि जब उसको टारगेट किया गया तो फिर आपका केस तो डी लिंक हो गया, अब आप कैसे कहते हैं कि मामला मफाद आमा में आता है। तो ये बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने इस केस में दिए हैं, जैसे अमीनुद्दीन खान साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, और 1 माह तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। लेकिन अब इस केस को किस एंगल से देखा जा रहा है, इस केस से नवाज शरीफ की बहाली जो नाअहली है वो कैसे ख़त्म हो सकती है, यानी एक इम्कान पैदा हो सकता है, वो क्या होगा, वो पॉसिबिलिटी क्या होगी, वो भी आपको बताएंगे। अब आ जाते हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी या उसकी ज़मानत मनसूख करके जेल भेजने का इंदिया सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिया। ये नाज़रीन बराह रास्त को इमरान खान साहब का मुकदमा नहीं है, लेकिन जिसका मुकदमा है नाज़रीन मुलज़म का, उसका नाम भी इमरान खान है। लेकिन जब नाज़रीन मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आया, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब के बेंच में ही, तो मुझे ख्याल आया कि इस बंदे के साथ अगर ये ट्रीटमेंट है तो खान साहब पे भी तो ये इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन खान साहब को फिर कंसेशन क्यों मिलती हैं। मुकदमा नाज़रीन ये था कि जो इमरान खान साहब थे, KPK से इनका ताल्लुक़ है, ये मनशियात स्मगलिंग कर रहे थे, सऊदी अरब लेके जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पे पकड़े गए।
एयरपोर्ट पे पकड़े गए और फिर जो मुतलका अदालत से, ट्रायल कोर्ट से इनकी ज़मानत भी हो गई। और वो फैसला कैसे हुआ उस पर भी आज सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि आपकी ज़मानत का फैसला, इमरान खान साहब जो कि एक्यूज़ हैं इस केस में, वो मौजूद थे, उनसे कहा कि आपका ज़मानत का मुकदमा कमज़ोर है, आप अपना वकील नहीं लेके आए तो क्यों ना यहाँ से आपको आपकी ज़मानत ख़त्म करके आपको जेल भेज दें। और फिर उनसे ये भी कहा कि नीचे ट्रायल कोर्ट में बताएं कि आपके केस का क्या बना। तो इमरान खान जो कि KPK के शहरी हैं, उन्होंने बताया कि अभी तक तो मेरे केस का कोई एक गवाह का भी बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो जज साहब ने उसको वार्निंग दी कि नीचे भी केस चलाएँ, यहाँ पर भी अगली समात पे वकील लेके आएँ, लेकिन अगर नहीं लेके आएंगे तो फिर आपकी ज़मानत भी मनसूख होगी और यहाँ से आपको गिरफ़्तार करके जेल भेज देंगे, अडयाला जेल भेज देंगे। तो ये जो इमरान खान का मुकदमा था KPK के शहरी का, ये भी मंशियात का था। अब सवाल ये है कि चंद रोज़ पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब्दुल कादिर पटेल जो कि वज़ीर सेहत हैं, उस पर तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब भी इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहे। तो उस पर इमरान खान साहब ने तो अब्दुल कादिर पटेल साहब को वो नोटिस भी भेज दिया है 10 अरब के हर्जाने का, और जिस डॉक्टर की रिपोर्ट है उसको भी हत्या के ज़िद का जो है वो भेज दिया है। लेकिन आज अगर वो रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे कि अब्दुल कादिर पटेल साहब ने कहा कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, हमारी अपनी बनाई हुई तो नहीं है, तो क्या एक ऐसे शख्स के हवाले से कि वो मसीहा हो सकता है जो मंशियात का इस्तेमाल करे, जो मेडिकल रिपोर्ट उसकी बताती हैं प्रेमा फिशाई जिसका अब्दुल कादिर पटेल साहब जिक्र कर रहे थे, क्या ऐसा शख्स जो मंशियात का इस्तेमाल करे उसकी रिपोर्ट भी बताएँ, क्या वो मसीहा हो सकता है? क्या वो रियासत मदीना बनाने का दावा कर सकता है? क्या वो हमारी जो इस्लामी तालीमात हैं उनके हवाला जात दे सकता है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं? फ़लाही रियासत का जो कंसेप्ट है वो रियासत मदीना से दिया गया था। यानी एक लेक्चर देना पूरी इस्लामी तालीमात के ऊपर, और फिर आपके अपने कौलो फ़िल में तज़ाद मौजूद हो, तो क्या उसकी बातें काबिल कबूल हैं, एक्सेप्टेबल हैं?